हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से सामान्य भूगोल जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बुक है, इसका नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं, जो कि आपका क्लास 15 होगा। इससे पहले की अगर 14 क्लासेज आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे जाइए और जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए। द जीएस सॉल्वर का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें आपको 14 क्लासेस मिल जाएंगे। इससे पहले के 14 क्लासेस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बिल्कुल चैप्टर वाइज कर रहे हैं और कौन कब पढ़ना है उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि कहीं से कोई चैप्टर पढ़ लिया कि आधा समझ आए और आधा समझ ही नहीं आए। तो बिल्कुल स्टेप वाइज और लाइन वाइज हम क्रमानुसार यहाँ पर क्लासेस लेके आ रहे हैं और ये 15वीं क्लास है सामान्य भूगोल की। इससे पहले की अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिए। और ध्यान रखिए, आज की जो क्लास है ये पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बारे में होने वाला है। देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट भी होता है, तो घाट और तट दोनों में अंतर है। घाट एक तरह से आप समझ लो पहाड़ से संबंधित है, माउंटेन से संबंधित है, माउंटेन रेंजेज से संबंधित है, पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है। लेकिन तट का मतलब कोस्टल एरिया से है। जो तटीय भाग, जो समुद्र के किनारे बसे हुए इलाके हैं, उनको हम तट बोलते हैं, कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो अभी हम तट के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वी और पश्चिमी तट। इससे पिछला क्लास आपने पढ़ा होगा जिसमें हमने देखा था जो तटीय सीमा है भारत की, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आई होप कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देंगे आप और कमेंट करके जाइएगा। अब मैं बढ़ता हूं और पहले हम बुक की नोट्स पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो ये छोटा वीडियो होने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि इसमें मुश्किल से 15 क्वेश्चन मुझे लगता है आज तक आया है। 15 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत कम समय लगेगा, आप आराम से देखिए, वीडियो को जल्दी खत्म हो जाएगा। बस आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से पढ़ाई करनी है और हमारे साथ बने रहना है द जीएस सॉल्वर पे। स्टार्ट करते हैं अब। देखिएगा दोस्त, पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। नोट्स में सबसे पहले आप समझिए कि भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके आधार पर? जो भू आकृतिक आधार है। सबसे पहला तो हुआ गुजरात या काठियावाड़ का तटीय मैदान, दूसरा हुआ पश्चिमी तटीय मैदान और तीसरा हुआ पूर्वी तटीय मैदान। तीनों ही मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। अभी आप इस वाले तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको मैप दिखाया गया है, इसमें जो ऊपर से इस तरीके से गुजरात का हिस्सा आता है, इसमें ये जो निचला निकला हुआ हिस्सा है ये काठियावाड़ है, तो ये काठियावाड़ तट ये इलाका हुआ। फिर इसके बाद यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ तक जो एरिया है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हुआ, यानी कि पश्चिमी तट हुआ। और वैसे ही ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि यहाँ से ये सब जो इलाके हैं जिसमें आपको तमिलनाडु, आंध्रा के साथ साथ इधर उड़ीसा के भी तटीय इलाके देखने को मिलेंगे, ये सारे हुए पूर्वी तटीय सीमा हुई। ठीक है, तो पूर्वी तट ये हुआ, ये पश्चिमी तट और ये गुजरात का काठियावाड़। वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें गुजरात या काठियावाड़ का तटीय मैदान था, फिर पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब देखिए, गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। यानी गुजरात जो तटीय मैदान है वो केवल गुजरात नहीं है, इसमें गुजरात के साथ साथ दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के तटीय भाग भी शामिल हैं। यह साबरमती, माही इत्यादि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। यानी जो गुजरात का तटीय मैदान है वो किससे बना है, किसके द्वारा लाई गई निक्षेपों से बना है? साबरमती, माही, इन नदियों द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप लाए जाते हैं उनके द्वारा ये बना हुआ है। फिर देखेंगे इसके दक्षिण में अरब सागर है, चूंकि गुजरात के दक्षिण में ऐसे भी गुजरात का जो तटीय भाग है उसके दक्षिण में अरब सागर है। पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ये भी है, आपने देखा काठियावाड़ प्रायद्वीप मैंने अभी डायग्राम में आपको दिखाया था। तो ये हुआ केवल गुजरात और या फिर गुजरात कह लो या काठियावाड़ कह लो, जो तटीय मैदान है गुजरात का उसके बारे में।
क्या क्या मैंने बताया आपको, इसमें शामिल है गुजरात के साथ में दादरा नगर हवेली और दमन दीव। और यह किसके निक्षेप से बना है? साबरमती और माही नदी के जो निक्षेप हैं उससे बना है। इसके दक्षिण में अरब सागर है और पश्चिम में यानी नीचे की साइड में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। ये आपने डायग्राम में देखा था। भारत के पश्चिमी तट के बारे में अब हम बात करें तो पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है। अगर आपको डायग्राम याद हो तो ये गुजरात वाला अगर इलाका है मान लो, तो इस तरीके से ये पश्चिमी तट की बात की जा रही है। इसमें आप देखेंगे कि ये पश्चिमी तट है और पश्चिमी घाट, ये उठा हुआ जो एरिया है, जो पहाड़ी इलाका है, ये पश्चिमी घाट हुआ। और जो समतल मैदान है वहां पर, ये हुआ आपका पश्चिमी तट। यानी कि जो अब ये ग्रीन वाला मैं दिखा रहा हूं, ये मान लो आप तट है, और ये जो इलाका है ग्रीन वाला, ये है अरब सागर का। तो यहाँ पर वही बात बोला गया है कि पश्चिमी तट जो है, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदानी भाग है। तो ये हो गया पश्चिमी घाट, और ये अरब सागर, दोनों के बीच में जो एक हिस्सा है, जो जमीनी हिस्सा है, स्थलीय प्लेन एरिया है, उसको हम बोलेंगे कि वो पश्चिमी तट है। तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। अब आप देखेंगे इस तट के को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट बोला जाता है, जो महाराष्ट्र और गोवा में फैला हुआ है। फिर मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट कहा जाता है, जो कर्नाटक में फैला हुआ है। और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। तो ये तीनों ही मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम के थ्रू। अभी आपने देखा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन है या फिर कोस्टल प्लेन है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला भाग कोंकण तट कहलाता है, जो कि आप देखेंगे ये महाराष्ट्र का इलाका है। तो महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा भी इसमें शामिल है। तो महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक इसको हम कोंकण तट बोलते हैं। ऐसे ही कन्नड़ा तट है, कन्नारा तट जो कि कर्नाटक, ये कर्नाटक का एरिया है। और फिर तीसरा आता है मालाबार तट, जो कि केरल का तटीय हिस्सा है। तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। किसको? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को, यानी कि पश्चिमी जो तटीय भाग है या पश्चिमी तटीय मैदान जो है, उसको 3 भागों में बांट दिया गया। कोंकण, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के तट शामिल है। फिर कनारा, जिसमें आप देखेंगे कर्नाटक कर्नाटक का तट है। और मालाबार तट, जो कि केरल का तट है। अब आप इसमें देखेंगे आगे दोस्तों, कनारा तट जो है ये गोवा से मंगलुरु के बीच है, जबकि मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मालाबार में केवल केरल का हिस्सा नहीं है, इसके साथ साथ तमिलनाडु का भी हिस्सा है, मंगलुरु भी यहाँ पर है ही। पूर्वी तटीय मैदान की अब अगर हम बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, उनके डेल्टाओं द्वारा ये बना हुआ है। और ये उपजाऊ मैदान है, जो पूर्वी तटीय मैदान है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें महानदी और कृष्णा नदियों के बीच मैदान को उत्तरी सरकार यानी कि नॉर्दर्न सरकार या फिर तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट आप ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ भी इसके अलग अलग भाग हैं। आप देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान के भी, जिसमें उत्तरी सरकार तट हम किसको बोल रहे हैं? जो महानदी और कृष्णा नदियों के बीच में स्थित मैदान है। फिर है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का जो विस्तार है वो भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु, जिसको जो कृष्णा डेल्टा के पास है, से लेकर के तमिलनाडु के केप केमोरिन यानी कि कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो ये कोरोमंडल तट की बात हुई। अब मैं ये भी आपको डायग्राम में एक बार दिखाता हूं। उससे पहले एक और इसका भाग बचा हुआ है, वो भी आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आप पूर्वी तट की ही बात करेंगे, कोरोमंडल तट के बारे में पहले देखिए कि कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में ये विस्तृत है। और फैला कहां से कहां तक है? तो आप देखेंगे तमिलनाडु के केप केमोरिन से लेकर के और आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु तक। और किन नदियों के बीच में है कोरोमंडल तट? महानदी और, कहाँ गया, एक मिनट, कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में। अब हम बात करते हैं उत्कल मैदान की। उत्कल प्लेन किसको बोलते हैं? महानदी का डेल्टा क्षेत्र जो है वो उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में आप देखेंगे मुंबई है, फिर कांडला है,
जिसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया, गुजरात में स्थित है। फिर मोरमुगाओ जो कि गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है, न्यू मंगलौर कर्नाटक में और कोच्चि जो है ये केरल में है। तो ये पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। फिर हम पूर्वी तट के भी देखेंगे, उससे पहले डायग्राम देख लेते हैं। अब आप यहाँ पूर्वी तट में देख सकते हैं कि ये उत्कल प्लेन है, फिर ये आंध्रा प्लेन है और ये कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट जो आंध्र प्रदेश के इलाके से लेकर के और केमोरिन जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु यहाँ तक फैला हुआ है कोरोमंडल तट। और उत्कल मैदान आपने देखा है कि ये महानदी का डेल्टा क्षेत्र है उत्कल मैदान। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी सारी चीजें क्लियर है। ये उत्कल प्लेन है जो महानदी का डेल्टा है, ओडिशा का ये तटीय एक तरह से कहेंगे मैदान है। और ऐसे ही जो उत्तरी सरकार आपने देखा था, ये आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यानी उड़ीसा से लेकर के और आंध्रा तक इसकी सीमा है। और वैसे ही कोरोमंडल जो कोस्ट है ये आंध्रा से लेकर के और केप केमोरिन जो कि कन्याकुमारी है यहाँ तक ये फैला हुआ है। फिर इधर आपने देखा ही कोंकण, फिर मालाबार और बीच में यहाँ पर एक कनारा था। आई होप कि ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। प्रमुख बंदरगाह आप जरूर याद रखिए, मैंने आपको बता ही दिया, मुंबई है महाराष्ट्र में। फिर कांडला जिसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है गुजरात में है। फिर मोरमुगाओ गोवा में, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में और कोच्चि हो गया केरल में। अब बात करते हैं हम, ये तो पश्चिमी घाट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह थे वो थे। अब भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं। इसमें कोलकाता है जिसका नया नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। पारादीप है जो कि ओडिशा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। एन्नौर जिसका नया नाम है कामाराजार बंदरगाह तमिलनाडु में है। फिर चेन्नई तमिलनाडु में और फिर है और लास्ट है वीओ चिदम्बरनार, ये है तमिलनाडु में स्थित। तो आई होप कि आप नोट्स समझ पाए। अब हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन पर आने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, यानी कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक एक कमेंट जरूर करके जाइए। अब मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। और दोस्तों अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको द जीएस सॉल्वर का टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगे। तो पहला सवाल आपके पास जो कि 2001 में पूछा गया है, आप देखिएगा, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करना है, जिसमें जंजीरा है, कन्नूर है और फिर नागरकोइल है और सिंधुदुर्ग है। इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें सजाना है कि सबसे उत्तर में कौन है और सबसे दक्षिण में कौन होगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कन्नूर की। कन्नूर कहाँ है दोस्तों? कन्नूर है केरल में, तो ये केरल का शहर है। फिर सिंधुदुर्ग जो है ये तो महाराष्ट्र में है। और नागरकोइल, नागरकोइल जो है ये तमिलनाडु का शहर है। और जंजीरा ये भी महाराष्ट्र में है। तो अब यहाँ से देखिए दो चीजें कंफ्यूजिंग हो गई मेरे लिए। एक तो जंजीरा भी महाराष्ट्र में और सिंधुदुर्ग भी महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ और किस लोकेशन पर, मैप में कहाँ, ये भी नहीं ज्ञात है अभी। लेकिन एक चीज हमारे लिए फायदेमंद है जिससे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, वो है कन्नूर केरल में है और इसके साथ नागरकोइल तमिलनाडु में है। तो अगर मैं मैप की बात करूं दोस्तों, मैप में आपसे मैं पूछूं कि आप बता दो, ये देखो केरल का इलाका है और तमिलनाडु इधर होता है, उत्तर से दक्षिण हमें देखना है। तो इसमें अब निश्चित तौर पर केरल का जो हिस्सा है कुन्नूर, ये उत्तर होगा। यानी अगर मैं दूसरे और तीसरे की बात करूं कि इसमें पहले कौन आएगा, सबसे आखिरी में तो तीसरा आएगा, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि ये तमिलनाडु का इलाका है नागरकोइल। और वो भी तमिलनाडु में भी ये कन्याकुमारी के आसपास स्थित है नागरकोइल। तो और कन्याकुमारी कहाँ है, आपको ये बात तो जरूर मालूम होगा, कन्याकुमारी सबसे निचला हिस्सा है केप केमोरिन, तो इसके पास का इलाका है। तो ये सबसे दक्षिण में हुआ। तो तीसरा सबसे लास्ट में आने के कारण ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब केवल हम यहीं पर बात करें कि तीसरा से ठीक पहले कौन आएगा। अब तीसरा यानी तमिलनाडु से ठीक पहले केरल का
हिस्सा आएगा तो कन्नूर आएगा, यानी कि दूसरा आएगा ये, तो डी सही है। यहाँ पर चौथा दिया है सिंधु दुर्ग, जो कि महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र तो बहुत ही उत्तर में है, इसके बीच में तो केरल यहाँ पर है ही, तो पहले केरल आएगा फिर इसके बाद महाराष्ट्र आएगा ना, क्योंकि हम इस तरफ से इस तरफ चल रहे हैं। तो आप देखिएगा ऑप्शन डी इस हिसाब से सही है। आप डिटेल में अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जंजीरा जो है ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, और ऐसे ही सिंधुदुर्ग जिले का ही नाम है महाराष्ट्र का। कन्नूर जो है वो केरल के कन्नूर जिले को कहते हैं, और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें और उजर तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, यानी कि ये जो जगह का चर्चा किया गया है ये कहाँ का जगह है। ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर तमिलनाडु के तट पर, केरल के तट पर, गोवा के तट पर या फिर कर्नाटक के तट पर। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ डेनमार्क से रिलेटेड बात की जा रही है, और डेनमार्क से रिलेटेड कई सारी चीजें आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं, इसलिए तमिलनाडु का तटीय भाग हम सही उत्तर चयन करेंगे, ऑप्शन ए। अब आप देखेंगे यहाँ तमिलनाडु के तट पर अवस्थित एक तरंगम बारी स्थित है, जो डेनमार्क से संबंधित है और इसी के लिए यह प्रसिद्ध भी है। न्यू जेरूसलम चर्च, फिर जियोन चर्च इत्यादि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं, यानी तमिलनाडु के तटीय जो भाग हैं, मैदान है, वहाँ के जो डेनमार्क के निवासियों द्वारा बनाई गई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे। 1845 में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। तो डेनमार्क से संबंधित जो इलाके हैं वो तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु के तटीय भाग पर। अब अगले क्वेश्चन में आपको एक मैप यहाँ पर दिखाया गया है। अब मैप में क्या है ये देखते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये देखिए, भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग धोतित करते हैं, यानी कि ये जो दिखाया गया है इससे क्या पता चल रहा है, समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र को दिखा रहा है, या लवण गहनता सममान रेखा को दर्शा रहा है, या फिर वे क्षेत्र जिन तक प्रभु सत्ता का विस्तार है, या फिर अंतर्जलीय उच्चावच रेखा है यह। अब देखिए दोस्त, अगर आप मैप को ध्यान से देखते हैं तो आप मैप देख के क्या समझ पाएंगे, आप कैसा देख करके समझ पा रहे हैं। देखो ये जो है आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से ये गुजरात का हिस्सा है, काठियावाड़, जिसमें ये नीचे वाला है, ऊपर वाला ये कच्छ है, और फिर आप देखेंगे कि ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का या फिर भारत के तटीय सीमा रेखा को दिखा रहा है, या फिर तटीय प्लेन को दिखा रहा है, जिसमें ये साइड वाला इस तरीके से जो बना है ये तटीय मैदान है, यानी कि प्लेन एरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे फिर बीच में समुद्री इलाका आ जाता है, ये श्रीलंका है आपका। तो इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, फिर आपको अरब सागर और हिंद महासागर ये सब है। तो ये भारत का तटीय मैदान है, ये तो फिक्स है। इधर आपको दिखाया गया है सागर को भी सारे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बात तो क्लियर है कि ये प्रदूषण क्षेत्र से संबंधित नहीं है, न ही लवण गहनता से संबंधित है, और सत्ता की कोई यहाँ पर बात नहीं है। तो अंतर्जलीय हम ये कह सकते हैं कि अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को ये दिखा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब डिटेल में अगर आप देखते हैं एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि ये जो मानचित्र है ये भारत के तटीय क्षेत्रों के साथ साथ सागर की गहराई को भी दिखा रहा है, और सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाला यह अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर उसकी गहराई को प्रदर्शित करता है। यानी कि इसमें ये इसके कहने का मतलब है कि तटीय इलाके से लेकर के और सागर की तरफ बढ़ती हुई गहराई को ये दिखा रहा है। फिर आगे आप देखते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः कौन-कौन है। देखो महाद्वीपीय मग्न तट, यानी कि सबसे पहले जो आएगा तट के पास, सागर की तरफ नहीं। फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल, तो पहले तट आ गया प्लेन, उसके बाद ढाल आ गया, फिर गहरा सागरीय मैदान, इसके बाद ढाल के बाद क्या होगा, गहरा मिलेगा। उसके बाद है सागरीय गर्त या फिर खाई। तो गर्त बोलते हैं सबसे गहरे स्थान को, जो सागर में गहराई वाला जगह होता है उसको गर्त बोलते हैं। तो पहले गहरा सागरीय मैदान आया, फिर गर्त या फिर खाई। तो ये 4 अलग-अलग मंडल में इसको डिवाइड किया गया है, जो समुद्री सागरीय उच्चावच है उसको।
अब आप देखेंगे अगला सवाल है अपने पास, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर फिर से विचार करना है, जिसमें जंजीरा है, ओरोविले है, तूतीकोरिन है और उडुपी। जंजीरा तो आपको याद होगा कि जंजीरा कहाँ है, हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में था। अब पहले ये देखिए कि क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि इनमें कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पश्चिमी तट का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया। ये अगर भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है तो, या फिर तटीय भारत का हिस्सा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, तो ये देखेंगे ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है आपका। पूर्वी घाट में खासकर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा के इलाके हैं। पश्चिमी घाट में आंध्र प्रदेश का भी कोई, सॉरी आंध्र प्रदेश बोल रहा हूँ, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा है, फिर केरल है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, ये सब हैं और साथ में गुजरात भी है। तो जंजीरा आपने देखा कि जंजीरा चूंकि महाराष्ट्र में है तो ये पश्चिमी घाट का हिस्सा हुआ। महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट बोलेंगे हम, नॉट घाट नहीं कहेंगे यहाँ पर, हालांकि घाट भी वहां तक फैला हुआ है। तो ये पश्चिमी तट पर अवस्थित हुआ जंजीरा। बाकी उडुपी ये केरल का एक शहर है, इसलिए हम बोलेंगे कि उडुपी जो है, अब ये चूंकि केरल का एक जिला है, सॉरी केरल बोल रहा हूँ, कर्नाटक का एक जिला है, तो कर्नाटक भी आपका पश्चिमी तट पर अवस्थित है, तो ये भी सही है यहाँ पर। ओरोविले और तूतीकोरिन ये दोनों ही तमिलनाडु में इसके क्षेत्र पड़ते हैं और तमिलनाडु का अधिकांश हिस्सा पूर्वी घाट से संबंधित है, न कि पश्चिमी घाट से। तो पहला और दूसरा सही है, इतना तो क्लियर है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर देखो 1 और 2 है, फिर 2 और 3 है, तीसरा तो नहीं होगा। तीसरा यहाँ है, ये भी नहीं होगा। इसमें चौथा दिया है तो ये भी नहीं हुआ, पहला और दूसरा केवल। ठीक है, यानी कि जं जंजीरा और साथ में उडुपी। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जंजीरा महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला, उडुपी जो है ये कर्नाटक का जिला है एक। फिर आप देखिएगा ओरोविले ये तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है। इसका अधिकांश भाग तमिलनाडु में है और कुछ भाग पुडुचेरी में भी है। तूतीकोरिन यह तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर है। तो इस प्रकार आप देखेंगे जंजीरा और उडुपी ही पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं दोस्तों कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं वो किस लेवल के आए हैं। सारे क्वेश्चन अभी तक जितने मिले इसमें से ज्यादातर टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखे जाएंगे। आपको यहाँ सूची 1 और 2 को मिलाना है। एक साइड सागर पुलिन है और एक साइड राज्य है, जैसे दीघा है, गोपालपुर है, कलांगुट है और मरीना है, और इधर आपको स्टेट का नाम दिया गया है। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसमें से जो भी ये तटीय शहर के नाम लिखे हैं ये किस 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 राज्य के शहर हैं। जैसे दीघा, दीघा अब सागर पुलिन का मतलब तटीय शहर है, यानी कि जो तटीय इलाके हैं वहां पर बसा हुआ शहर, उसको सागर पुलिन कहते हैं। तो दीघा जो है ये है पश्चिम बंगाल में स्थित एक तटीय शहर, यानी कि तटीय क्षेत्र में स्थित शहर है। ऐसे ही गोपालपुर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो गोपालपुर जो है ये उड़ीसा में स्थित एक तटीय शहर है। मरीन बीच का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये भारत का सबसे लंबा शहरी बीच है या फिर तटीय, जो आप बोल सकते हैं समुद्री तट है। और ये है कहाँ पर, ये तमिलनाडु में है, काफी फेमस है वहां पर तमिलनाडु में। अब सिंगल एक बच जाता है कलांगुट, और ये है कहाँ पर, गोवा का एक तटीय शहर है। तो आप देख लो हमने ए को कहाँ पर मिलाया, ए को मिलाया हमने 2 में, फिर बी को मिलाया हमने 3 में, और सी को मिलाया किसमें, 4 में, और डी को 1 में। तो 2, 3 और 4, 1 ये बी में है, इसलिए ऑप्शन बी को हम सही मानेंगे। आप यहाँ पर सही देख सकते हैं किस प्रकार मिलाया गया है, वही चीजें हैं। दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कलांगुट गोवा और मरीना जो है ये तमिलनाडु। अब अगला सवाल है आपके पास RAS का। यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम पूछा गया है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको बताने की कोशिश की थी, इसमें ये क्लियरली था। देखो ये तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, इसके ऊपर आपका उड़ीसा, और आगे ऐसे चलते जाता है। तो आप देखेंगे कि 2-3 भागों में हमने डिवाइड करके दिखाया था यहाँ पर। और सबसे नीचे जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का इलाका था, इसको हमने कहा ये कोरोमंडल तट है। मालाबार जो है ये तो केरल और केप के मोरिन तक फैला हुआ है, और ये पश्चिमी घाट तट का हिस्सा है। कोंकण भी पश्चिमी तट का है। उत्तरी सरकार है इसके ठीक ऊपर, उत्तरी सरकार, और उसके ऊपर उत्कल मैदान का इलाका है, जो कि महानदी का डेल्टा है एक तरह से।
तो कोरोमंडल यहाँ पर सही उत्तर होगा और तीनों चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। मैं फिर से डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए आप, मैंने ये दिखाया था कोरोमंडल जो है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों का जो तटीय सीमा रेखा है या फिर तटीय इलाका है वो कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। फिर ऐसे ही जो नॉर्दर्न सरकार है यानी कि उत्तरी सरकार, ये आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्से इसमें आते हैं और उत्कल प्लेन में उड़ीसा का प्रमुख हिस्सा जो है वो सब आता है। आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के पास से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता जुलता सवाल है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? अभी हमने देखा कोरोमंडल तट कहलाता है मालाबार, जिसमें केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से हैं। सरकार तट तो आपने देखा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कुछ हिस्सा। कोंकण तट जो है ये है महाराष्ट्र और गोवा का। आगे बढ़ें अब, अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित तटों के में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप केमोरिन के बीच स्थित है? तो कृष्णा डेल्टा और केप केमोरिन, यहाँ तक तो कोरोमंडल ही फैला है। हालांकि केप केमोरिन जैसे नाम आ गया तो आप समझ लो केप केमोरिन और कृष्णा डेल्टा, चूंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का नाम है कृष्णा और उसके द्वारा बनाया गया डेल्टा है, तो निश्चित तौर पर ये पूर्वी घाट का हिस्सा, पूर्वी तट का हिस्सा हुआ। और पूर्वी तट में आप देखेंगे, पूर्वी तट में अगर केप केमोरिन साइड की बात की जाए, इसका मतलब है कि ये यहाँ से इधर की बात कर रहा है और ये किसका हिस्सा हुआ? ये कोरोमंडल तट का हिस्सा हुआ। मालाबार पश्चिमी तट का हिस्सा है, कोंकण तट भी पश्चिमी तट का है और उत्तरी सरकार जो है ये भी आपने देखा कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो तटीय हिस्से हैं वो उत्तरी सरकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को, मैंने कई बार इसको रिपीट भी कर दिया है कि कन्याकुमारी को हम केप केमोरिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए पश्चिमी तटीय मैदान की बात की जा रही है और इसकी उत्तरी भाग, यानी कि अगर आप ध्यान से जरा मैप में देखें तो ये इस तरीके से होगा कुछ, एक मिनट, ये इस टाइप से आप देखेंगे। पहली तो पश्चिमी की बात की जा रही है, तो पश्चिमी में तीन भाग था, एक ये मान लो, फिर ये दूसरा और तीसरा, जिसमें तीसरा को हम क्या बोलते हैं? मालाबार तट। फिर ये आता है जिसको हम कनारा बोलते हैं, कनारा या फिर कर्नाटक तट। फिर उसके ऊपर क्या आता है? कोंकण तट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तरी भाग को, तो इसमें सबसे उत्तर का मतलब सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे यानी दक्षिणी भाग मालाबार हो गया, सबसे ऊपरी कोंकण है तो यहाँ पर कोंकण बोलेंगे। और ये जो तट है ये आपका महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक इसका विस्तार होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। आप देखेंगे यहाँ पर भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है, इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट, दक्षिणी भाग को मालाबार तट, जबकि जो बीच वाला भाग है, अच्छा, बीच वाले भाग के बारे में नहीं बोला गया है, बीच वाले भाग को हमने बता ही दिया आपको कि उसको कर्नाटक तट या कनारा तट कहा जाता है। ऐसे ही पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और उत्तरी सरकार के ठीक ऊपर में स्थित है आपको, यानी कि उत्तर और पूर्व में स्थित है उत्कल प्लेन, जो कि महानदी का डेल्टा है। लास्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, यूपीएससी प्री 2023 में ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? यानी कि अभी जो कच्छ भूमि है वो उत्पन्न हुई है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, उसके उत्पन्न का कारण। ऑप्शंस देखेंगे दोस्तों तो पहला ऑप्शन आपके सामने है भीतरकनिका गरान यानी मैनग्रोव, फिर है मरक्कनम लवन बेसिन, नौपारा अनूप और फिर कच्छ का रण। अब देखिए कच्छ का रण जो है ये वहीं पर है जहां कच्छ भूमि की जो बात की गई है। कच्छ जो जिला है या फिर कच्छ जो इलाका है गुजरात का, वो कच्छ के रण से सटा हुआ है और कच्छ का रण का कुछ हिस्सा जो है ये पंजाब में आता है और कुछ गुजरात का जो आपका सीमा रेखा है, गुजरात में भी इसका कुछ हिस्सा है, कुछ आपका पाकिस्तान में है। तो कच्छ का रण जहां पर है वही इसका सही उत्तर होगा।
इसमें यही आपसे पूछा गया था कि कौन-सा एक ऐसा जगह है जहाँ जो समुद्री स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है और उससे वर्तमान समय में जो कच्छ की भूमि उत्पन्न हुई है, वो बनी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। आप एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे, कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य स्थित एक वृहद लवणीय दलदल है। कच्छ का रण समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों इस वीडियो का और इस टॉपिक का भी। इस टॉपिक में ये आप देखिए कि क्वेश्चन कम आए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आए हैं वो ज़्यादातर टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके ठीक बाद अब हम द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। द्वीप समूह जैसे इसमें हम भारत से संबंधित जो द्वीप समूह हैं उसकी केवल चर्चा करेंगे अगली क्लास में। उससे पहले आपको 10 घंटे की जो मैराथन वीडियो देने वाले थे हम, वो मिलेगा आपको ज्योग्राफी का, यानी अभी तक जितना भी ज्योग्राफी की क्लासेस ये मिलाकर 15 क्लासेज आई, इनका कंपाइलेशन आपको मिलेगा जल्द ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएँगे और इससे पहले मैंने हिस्ट्री और फिर जो जो भी मैराथन वीडियो दे दिया गया है उसका भी अगला अब पार्ट में लेके आ रहा हूँ। आप बस हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे बने रहिए, क्योंकि मैं भी समझ रहा हूँ कि जो एग्जाम्स है खासकर बीपीएससी काफ़ी करीब आते जा रहा है और टाइम काफ़ी कम है। अगर आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं काम करूँगा और आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आप लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर जाइए।